सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। और ये लास्ट चैप्टर है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर्स छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और आसान सा है। इसके अंदर वी हैव टू स्टडी टोटल 5 टॉपिक्स। सबसे पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग, सेकंड आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग, थर्ड आता है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फोर्थ आता है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम, और फिफ्थ जो आता है डेफिसिट यानी कि डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ से आप अपना सिलेबस देख सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपको एक तो पढ़ना है मीनिंग एंड कंपोनेंट्स एंड ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज। तो ये इतना ही पढ़ना है आपको। तो आ जाओ जी पढ़ो। सबसे पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ कंट्रीज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। एक कंट्री या एक किसी भी इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, जो उसका रिकॉर्ड होता है ना, उसी स्टेटमेंट को हम लोग बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं बिटवीन रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर कोई एक कंट्री है और वो जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बाकी देशों के साथ, जितने भी अदर देश हैं, और अदर देश का मतलब उस देश के रेसिडेंट के साथ, ठीक है जी। तो इट इज़ अ बेसिकली सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली 1 साल का होता है, इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट इन विच ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। रेसिडेंट और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, तो ये भी ध्यान से पढ़ लो। रेसिडेंट हमने चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम वाले में पढ़ा था, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। रेसिडेंट का मतलब रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, फॉर्म, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी। तो सभी लोगों को हम लोग रेसिडेंट के कैटेगरी में नापते हैं, रेसिडेंट के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। फिर आपका रेसिडेंट डू नॉट इंक्लूड डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल एंड टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स, ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी। तो इन सबको एक्सक्लूड करते हैं, सिर्फ इंक्लूड करते हैं इंडिविजुअल, फॉर्म और गवर्नमेंट एजेंसी। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? दोज ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ओनरशिप, गुड्स एंड सर्विसेज etc। और यू कैन सिंपली से मनी। तो जो लोग मनी, गुड्स, सर्विसेज, इन सब का टाइटल, ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, तो इसे हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज अंडर विजुअल आइटम, इनविजुअल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। तो 4 टाइप के जो है ट्रांजेक्शन हैं। देखो, ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये आपको बुक में शायद ना मिले, तो इसको मैंने आपको हेल्प के लिए अलग से बना दिया। इस टाइप से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनता है, सुनो, हर साल का। अब इसमें जो है ना, आपको अगर अकाउंट पड़ा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, ये आपका क्रेडिट साइड करेक्ट लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है, जिसे पॉजिटिव बोलते हैं, रिसीट साइड बोलते हैं, और राइट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। नॉर्मली अकाउंट्स अगर आपके पास है तो वहाँ पे उल्टा होता था, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड क्रेडिट साइड होता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट होता है, राइट हैंड साइड डेबिट होता है। तो लेफ्ट हैंड वाले को रिसीट्स बोलते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड और कैपिटल रिसीट। तो ये सारे रिसीट्स वाले हैं, इधर सारे पेमेंट्स वाले हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे तो पैसे जाएंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करोगे पैसे जाएंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड करा है, पैसे पे करे, कैपिटल पेमेंट्स आपने पैसे पे करे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस होता है, नाम ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये ऑलवेज बैलेंस होगा, हजार। अब इसमें क्या है, देखो जरा ध्यान से, जब मैं इस 6 की बात करूं तो ये 6 जो होता है ना, ये 6 आपका कैपिटल अकाउंट, सॉरी ये करंट अकाउंट होता है, और ये लास्ट वाला कैपिटल अकाउंट भी होता है, आगे हमें पढ़ना है। इसके अलावा इसमें सुनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये पहले 8 हेडिंग दो। अब देखो, इसमें शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ नंबर 1, अगर मैं बोलता हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि आइटम नंबर 1 माइनस आइटम नंबर 5। अगर मैं बोलूँ बैलेंस ऑफ सर्विसेज किसे कहोगे, तो आइटम नंबर 2 माइनस आइटम नंबर 6, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर मैं बोलूँ थर्ड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट किसे कहते हैं, तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आपका क्या होगा, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है 1 2 3 माइनस 5 6 और 7। तो करंट अकाउंट वाला ध्यान देना, जब मैं इन 6 आइटम को एक साथ लिख दूं तो ये आपका क्या हो जाता है, करंट अकाउंट बन जाता है। और जब 4 - 8 करते हैं तो ये आपका कैपिटल अकाउंट होता है। तो एक ही आपके इस टेबल से, एक ही चार्ट से आपका सारा टॉपिक जो है कवर हो जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ ये 2 आइटम है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, आगे अभी आएगा। तो कैपिटल अकाउंट ब्रॉड, करेंट अकाउंट ब्रॉड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड करेंट अकाउंट का पार्ट होता है। तो कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल कर रहा हूँ बार बार, करेंट अकाउंट ब्रॉडर है देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट, ठीक है जी। और कैपिटल अकाउंट तो अलग ही है यहाँ पे।
अगर मैं यहाँ पे फोर्थ वाला लिख दूँ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल या कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब फोर्थ वाला आइटम -8 वाला। आप इस टाइप से आप ये टेबल स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आसानी से इसको समझ सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे नीचे, देखो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पढ़ लिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो सिंपल है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आइटम नंबर 1 माइनस आइटम नंबर 5 अपनी टेबल से। कंपैरिजन कर लो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को BOT बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को BOP बोला जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सारे ऑल ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं। कैपिटल एज वेल एज करंट दोनों आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, लेकिन यहाँ पे देखो रिकॉर्ड में क्या सिर्फ गुड्स का होता है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का होता है। कैपिटल ट्रांसफर नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड करते हैं, विच इज़ बेटर, ये पार्शियल व्यू होता है और क्लियर व्यू बैलेंस ऑफ पेमेंट देता है आपको। रिजल्ट्स क्या है, फेवरेबल या अनफेवरेबल या बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज टैली होता है। इसमें करंट कैपिटल दोनों आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट के कंपोनेंट आते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अभी हमने पढ़ा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो कंपोनेंट है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आपके सारे आ जाते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, और एक और आता है इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट टू और फ्रॉम अब्रॉड, ये उसी में कवर हो जाता है। और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, बोरिंग्स आता है, इन्वेस्टमेंट आता है और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज आता है। ये अच्छे से याद कर लेना, MCQ क्वेश्चंस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कंपोनेंट। तो सबसे पहले करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का मतलब क्या हो गया, वही सेम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। इन सबको आप क्या कर देते हो, 1 + 2 + 3 माइनस 5 6 7, इन सबको माइनस कर दोगे तो करंट अकाउंट आ जाएगा। तो यही सेम चीज़ लिखा हुआ है, कंपोनेंट वही, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। गुड्स को मर्चेंडाइज भी कहते हैं, विजुअल ट्रेड भी कहते हैं, और सर्विसेज को इनविजुअल, क्योंकि सर्विसेज देख नहीं सकते हम लोग। जैसे शिपिंग का मेन 3 सर्विसेज आता है, याद रखना, बैंकिंग, शिपिंग और इंश्योरेंस। तो ये 3 सर्विसेज मेन होता है। जैसे हमारे शिप्स जो हैं, इंडियन शिप्स विदेशों में भी चलता है, इंडियन बैंक विदेशों में भी बैंक है, विदेशी बैंक इंडिया में भी है, विदेशी शिप्स इंडिया में भी है। और इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस सर्विसेज बाहर का भी करते हैं और बाहर की कंपनी इंडिया में भी करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो ये करंट अकाउंट के कंपोनेंट है, और ये आपका सर्विसेज के अंदर ये अच्छे से याद रख लेना, MCQ के लिए आ सकता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब वन साइड ट्रांजेक्शन, जैसे हमारे लोग, हमारे कोई रिश्तेदार फॉरेन में जाके पढ़ रहा है तो हम उसको पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारे कोई रिश्तेदार जो है वहाँ पे जॉब कर रहा है तो वहाँ से आमदनी कमा के अपने घर वाले को, रिश्तेदार को भेज रहा है, तो वहाँ से वो अब्रॉड से यहाँ पे भेज रहा है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर ये आ जाता है। कई बार गवर्नमेंट जो है हेल्प कर देती है, अगर कोई फ्लड, बाढ़ ये सब आ जाता है तो गवर्नमेंट उस देश को फ्री में, जैसे अभी इराक और वहाँ पर अर्थक्वेक आया था तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ और बहुत सारे लोग वहाँ पर भेजे मदद करने के लिए, बहुत सारे पैसे वगैरह खाने पीने के सामान दिए। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड, वैसे सेम हमारे इंडिया में भी आ सकता है यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। ओके, फिर है क्या, इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट टू और फ्रॉम अब्रॉड। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। इन टर्म्स ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। तो करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है, इट ओनली विजुअल आइटम, यहाँ पे विजुअल इनविजुअल दोनों हैं। ये वाइडर कंसेप्ट होता है और ये नैरो कंसेप्ट होता है, सिंपल उन्हें बोलूँ तो। नेक्स्ट है क्या आपका बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट कौन कौन से, तो पहले बता दिया आपका, वही विजुअल, इनविजुअल, यूनिलेटरल और इनकम रिसीट्स। फिर अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट दो ही चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। एक है आपका बोरिंग्स और है आपका ये लेंडिंग होना चाहिए, बोरिंग्स एंड लेंडिंग। तो जैसे अगर हमने विदेशों से लोन लिया तो भी कैपिटल अकाउंट है, और विदेशों को लोन दिया तो वो भी कैपिटल अकाउंट है, दोनों का नेट करना होता है। तो सेम है, इन्वेस्टमेंट करना या फिर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया या इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड या इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, तो दोनों कवर होगा। अगर हमने फ्रॉम अब्रॉड करा है तो आपका हो जाएगा कैपिटल रिसीट्स, टू अब्रॉड करा है तो कैपिटल पेमेंट। फिर उसके अलावा जो है बोरिंग्स करा है तो कैपिटल रिसीट्स, अगर आपने लेंडिंग करा है तो कैपिटल पेमेंट हो गया एक तरीके से। तो इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेसिडेंट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो चेंज आता है वो भी करंट अकाउंट नहीं बल्कि कैपिटल अकाउंट के अंदर कवर होता है। तो RBI सेंट्रल बैंक जो है अपने पास बहुत देशों की करेंसी रिजर्व में रखता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स वगैरह करने के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए, और भी कई सारे कारणों से रखता है ताकि एक्सचेंज रेट क्या हो, ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। तो इसमें जो एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, उसमें जो इंक्रीज डिक्रीज होता है, जो फ्लक्चुएशन होता है, जो चेंज होता है, तो वो भी कहाँ पे आता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर ही आता है। फिर है क्या बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो इसमें भी सरप्लस होगा, डेफिसिट होएगा। और याद रख लेना जो करंट अकाउंट में जो भी क्या होता है, करंट अकाउंट में जो भी डिफरेंस होता है
या कोई एरर और ओमिशंस होता है तो उसको बेसिकली ठीक किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट देयर इज वन मोर एलिमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट्स कॉल्ड एरर एंड ओमिशन। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो एरर एंड ओमिशन इट इज द बैलेंसिंग आइटम विच रिफ्लेक्ट इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। कभी कभी क्या होता है जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है टोटल टैली होना चाहिए, टैली नहीं हो पाता, रिसीट साइड पेमेंट साइड दोनों टैली नहीं होता, तो हम उस केस में एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं एरर और ओमिशन। जैसे अकाउंट में आपने पढ़ा था कौन सा, वो आपने पढ़ा था एक कौन सा अकाउंट पढ़ा था भाई जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता था, तो सस्पेंस अकाउंट। तो उस टाइप से यहाँ पे जो है एरर एंड ओमिशन अकाउंट बना के टैली कर लिया जाता है, फिर बाद में उसको ठीक किया जाता है। तो यहाँ पे देखो जी डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम, नेट क्रेडिट आइटम, ये वही बोरिंग्स इन्वेस्टमेंट वही सेम है। फिर एक ऑटोनोमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनोमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है, ध्यान से देखो। ऑटोनोमस आइटम रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, यानी प्रॉफिट मोटिव के लिए। और ऑटोनोमस जो होता है प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता है, ठीक है। इसे हम लोग अबव द लाइन आइटम बोलते हैं। कहाँ है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स को अबव द लाइन बोलते हैं, एकोमोडेटिंग बिलो द लाइन आइटम होता है। इसके अलावा जो है क्या है, एग्जाम्पल देख लो जरा। इफ़ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एप्पल ने आज की डेट बता रहा हूँ, एप्पल ने मुंबई और दिल्ली में अपना एप्पल स्टोर खोला। तो फॉरेन की कंपनी ने इंडिया में अपना ब्रांच खोला, किस मोटिव के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो वो कौन सा होएगा आपका, ऑटोनोमस आइटम या अकोमोडेटिंग, ऑटोनोमस आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम रेफर्स टू ट्रांजेक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस आइटम। ऑटोनोमस आइटम में जो डेफिसिट एंड सरप्लस होता है उसको एकोमोडेट करने के लिए एकोमोडेटिंग आइटम्स या एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स किया जाता है। इसे बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं, इसे अबव द लाइन आइटम बोलते हैं। अबव द लाइन, यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं होना, ये रहा ना, है लिखा हुआ, मैंने कहा लिखा क्यों नहीं, अबव द लाइन आइटम बोलते हैं। ये ध्यान रखना एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट है डेफिसिट इक्विलिब्रियम, डेफिसिट या डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डेफिसिट या यू कैन से डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री में ईदर इन द फॉर्म ऑफ डेफिसिट और अ सरप्लस। डेफिसिट का मतलब क्या है ना, सिंपली डेफिसिट का मतलब है डिसइक्विलिब्रियम। अब देखो या तो सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है, यानी कि पेमेंट जो है ज़्यादा हो सकता है या कभी कभी रिसीट ज़्यादा हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, अ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट पोज मच प्रॉब्लम, तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन डेफिसिट होने में दिक्कत है। इफ़ टोटल इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन एक्सीड द आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन देयर इज अ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो सरप्लस और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आया था आपके 12th क्लास में। इस साल 2023 के एग्जाम में एमसीक्यू आया था। आप देखना जरा अपने पास्ट ईयर्स का पेपर्स, इस साल का क्वेश्चन पेपर देखना, उसमें आया था। तो इससे एमसीक्यू आ सकता है। क्या लिखा है देखो, अब सर आपने बताया बैलेंस पेमेंट तो हमेशा टोटल होगा। भाई ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स में डिफरेंस आ सकता है ना, तो उसको क्या है, उसको ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में जो सरप्लस डेफिसिट आता है उसको बैलेंस करने के लिए एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन किया जाता है। तो हम यहाँ पे सरप्लस डेफिसिट जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन वाले उसकी बात कर रहे हैं। तो उस केस में आपका सरप्लस भी आ सकता है, डेफिसिट भी आ सकता है। तो सरप्लस मतलब ऑटोनोमस रिसीट जो है ऑटोनोमस पेमेंट से ज़्यादा है, और डेफिसिट मतलब ऑटोनोमस रिसीट जो है ऑटोनोमस पेमेंट से कम होएगा। तो यही इसी से क्वेश्चन आया था, इन्हीं दोनों में से कोई एक से आया था, आप देख लेना। तो यहाँ पे याद रखना, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये नहीं कि हमेशा इक्वल रहेगा, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की वजह से सरप्लस या डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस मतलब फायदा है ना, तो ऑटोनोमस रिसीट्स ज़्यादा होगा, ऑटोनोमस पेमेंट कम होगा। डेफिसिट का मतलब ऑटोनोमस पेमेंट ज़्यादा होगा, ऑटोनोमस रिसीट्स कम होगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से याद रख लेना, एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 12th क्लास में एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था एमसीक्यू के फॉर्मेट में। अब देखो 2021 में ना टर्म 1 टाइप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हुआ था 40 नंबर का, कोरोना के बाद वाला एग्जाम। ठीक है, कोरोना के बाद वाले ईयर्स में। तो उसमें सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाला था, तो उसके कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड फॉर अ फिजिकल ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को, तो वो तो है नहीं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद रेसिडेंट। आगे पढ़ो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स ऑफ गवर्नमेंट, नहीं गवर्नमेंट वाला है नहीं। इनकम एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम इकोनॉमी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लोन्स, तो सिर्फ लोन थोड़े होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है सी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल, कौन सा इनविजिबल आइटम नहीं है अंडर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में विजुअल भी आता है, इनविजिबल भी आता है, यूनिटेड ट्रांसफर भी आता है, लेकिन वो बोला है कि इनविजिबल कौन सा नहीं है। इनविजिबल मतलब सर्विसेज। तो 3 टाइप के सर्विसेज होते थे, याद है, शिपिंग वाला बिजनेस, इंश्योरेंस वाला बिजनेस और आपका कौन सा,
एक और बैंकिंग वाला बिजनेस। तो शिपिंग के अंदर आपका चाहे एयर वाला हो चाहे सी हो, सारे आ जाते हैं। फिर है पोस्टल कोरियर, एजुकेशन रिलेटेड, और है मर्चेंडाइज। तो सिंपल बताने इसमें सर्विसेज कौन सा नहीं, मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स, सर्विसेज नहीं होता, गुड्स होता है। मर्चेंडाइज को सिंपली आप क्या बोलते हो, गुड्स यानी विजुअल आइटम बोलते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। तो ये वाला आपका यहाँ पर बोला था नॉट इनविजुअल, तो आपका डी आंसर करेक्ट है। 7 है टू फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु were discussing the exchange rate system. Under this system, exchange rate are determined by the market forces of demand and supply. However, deliberate efforts are made by the component authority to keep the exchange rate within the specified. ये तो आपका जो मैनेज फ्लोटिंग रेट जो है आपका, ये पिछले वाले चैप्टर्स का क्वेश्चन है बेसिकली। अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ नेशन, द टू मेन कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर डैश एंड डैश। कौन सा दो अकाउंट होता है, एक करंट और एक कैपिटल अकाउंट होता है, सिंपल। तो यहाँ पे 1 एंड 3 वाला आंसर हो जाएगा, कैपिटल और करंट अकाउंट, दो ही अकाउंट होता है ना, कैपिटल और करंट। तो ये है बस। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको ये नोट्स में मिल जाएगा, आप जो है घर पे कर लेना, डोंट वरी। नोट्स जो है फ्री में आपको अवेलेबल है, पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस वीडियो के साथ सारा का सारा टॉपिक कवर कर लिया है। आपका जो है माइक्रो वाला भी 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिया, उसके लेक्चर सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से आप रिवाइज कर लेना सारे चैप्टर। रहेगी बात अब इंडियन इकोनॉमी का, तो इंडियन इकोनॉमी वाले लेक्चर्स भी जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि आज के बाद जो है उसको भी अपलोड कर देंगे चैप्टर वाइज जो है आपका पूरा का पूरा। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल है आपके CUT एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। आप लाइक कर देना वीडियो को, और साथ में जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है रिवीजन वीडियो की, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, या फिर आपका जो स्कूल का ग्रुप है, जो आपके फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, उसमें आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। ठीक है जी, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से एग्जाम के प्रिपरेशंस करते रहो, मैं सारा का सारा CUT का सिलेबस जो आपको रिवाइज करा के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो लोग का मई में 2023 में एग्जाम है CUT का।